नमस्कार साथियों, आइए आज हम लोग जो ध्वनि पढ़ रहे थे, ध्वनि तरंग के बारे में पढ़ रहे थे, उससे संबंधित कुछ लीनियर क्वेश्चन तैयार किया गया है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, कह रहा है कि ध्वनि किसका स्थानांतरण करती है। अगर एग्जाम में आ जाए कि ध्वनि किसका स्थानांतरण करती है, तो ध्वनि जो है ऊर्जा और संवेग का स्थानांतरण करती है। ऊर्जा और संवेग का स्थानांतरण करती है। इसके बाद ध्वनि की तरंग दैर्घ्य का सूत्र क्या है? तो ध्वनि की तरंग दैर्घ्य देखिए, तो लेमडा बराबर होता है n बटे v बटा लेमडा, v बटे n। ध्वनि की तरंग दैर्घ्य का सही सूत्र है लेमडा बराबर v बटा n, जहां पर v क्या है? तो ध्वनि का वेग है और n क्या है? आवृत्ति है। इसके बाद कह रहा ध्वनि का वेग का सूत्र क्या है? तो यहीं से आ जाएगा v बराबर आपका n इंटू लेमडा। कह रहा ध्वनि के आवर्त काल का सूत्र क्या है? तो t बराबर 1 बटा n। और इसके बाद ध्वनि की आवृत्ति आवर्त काल में सही संबंध कौन दर्शाता है? तो n बराबर 1/t है, जो है ध्वनि की आवृत्ति और आवर्त काल का संबंध है। इसके बाद ध्वनि के आयाम का व्यंजक x बराबर बच्चों a sin ओमेगा t माइनस k ब्रैकेट 1 प्लस b। इसके बाद है किन तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है? यांत्रिक तरंगों को चलने के लिए। किसको? यांत्रिक तरंगों को चलने के लिए। केवल ऐसी तरंग जिनको संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है, अयांत्रिक तरंगों को चलने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। कर अनुप्रस्थ तरंगे माध्यम के लंबवत कंपन करती है, लंबवत। अनुप्रस्थ तरंगे माध्यम के लंबवत कंपन करती है। इसके बाद अनुदैर्घ्य तरंगे माध्यम के समांतर कंपन करती है। ये सारी चीजें आपको टॉपिक वाइज पढ़ा दिया गया है। इससे संबंधित सिर्फ और सिर्फ लीनियर क्वेश्चन जो है बताए जा रहे हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। कर अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न की जा सकती हैं। तो अनुप्रस्थ तरंगे केवल ठोस और द्रव सतह पर उत्पन्न हो सकती हैं और कहीं नहीं। कर अनुप्रस्थ तरंगे कैसे चलती हैं? तो श्रृंग एवं गर्त के रूप में चलती है, श्रृंग एवं गर्त के रूप में। कर प्रकाश रश्मि में उत्पन्न तरंगे कैसी तरंगे हैं? तो अनुप्रस्थ तरंगे हैं दोनों। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है और रस्सी में उत्पन्न जो तरंगे हैं, अगर एक सिरे को रस्सी को बांध कर ऐसे घुमाया जाए तो रस्सी में जो उत्पन्न तरंगे होती हैं कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। पर अनुदैर्घ्य तरंग उत्पन्न की जा सकती है। तो प्यारे साथियों, अनुप्रस्थ तरंग जो है ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों में उत्पन्न की जा सकती हैं। तरह संपीड़न और विदलन के रूप में कौन सी तरंग चलती है? तो अनुदैर्घ्य तरंग। अनुदैर्घ्य जो तरंग है यह जो है संपीड़न और विदलन दोनों के रूप में चलती, संपीड़न और विदलन के रूप में चलती है। कर अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंगे कैसी तरंगे? अगर दोनों को एक साथ पूछ दे कि अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंगे कैसी तरंगे हैं, तो ये जो है दोनों को एक साथ हम लोग यांत्रिक तरंग कहते हैं। यांत्रिक तरंग कहते हैं। इसके बाद कह रहा ध्वनि कैसी तरंग है? तो ध्वनि भाई पहली बात की यांत्रिक तरंग है, दूसरी बात अनुदैर्घ्य तरंग है। यह भी ऑप्शन में रहेगा तो सही है, अनुदैर्घ्य। अगर कह दिया कि यांत्रिक अनुदैर्घ्य दोनों है, दोनों अगर कह दे दोनों है तो दोनों भी सही है, दोनों भी सही है। कह स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे, भूकंपी तरंगे कैसी तरंगे हैं? अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। ये दोनों अनुदैर्घ्य हैं, यह दोनों अनुदैर्घ्य हैं, यह दोनों अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। फिर कह रहा है इधर कुछ क्वेश्चन है मेरे साथियों, क्या कि ऐसी तरंग जिनके सभी गुण प्रकाश से मिलते हैं, अयांत्रिक तरंग। नॉन मैकेनिकल वेव जो होती है, इसके सभी जो गुण होते हैं प्रकाश से मिलते हैं, अयांत्रिक तरंग, अयांत्रिक तरंग। इसके बाद है अयांत्रिक तरंगों को किस नाम से जानते हैं? तो विद्युत चुंबकीय तरंग के नाम से भी इनको जाना जाता है, विद्युत चुंबकीय। आवृत्ति, अच्छा एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा। देखिए आपको यहां पर कुछ फार्मूले दिए गए हैं, इन फार्मूलों की मदद से इस प्रश्न का जवाब देना है। कह रहा है कि आवृत्ति, वेग, तरंगदैर्घ्य, आवर्त काल। यहां पे समझिए, अगर हमारी आवृत्ति बढ़ेगी, आवृत्ति को हम लोग बढ़ाएंगे। देखिए आवृत्ति को मैंने बढ़ाया तो देखिए आवृत्ति बढ़ेगी तो वेलोसिटी क्या होगी? बढ़ेगी। तरंग का जो वेग है बढ़ेगा, और तरंग का वेग बढ़ेगा और तरंगदैर्घ्य घटेगा। तरंगदैर्घ्य क्या होगा? घटेगा। और तरंगदैर्घ्य घटेगा और साथ ही साथ आवर्तकाल भी क्या होगा? घटेगा। अगर आवृत्ति घटेगी तो तरंग का वेग घटेगा।
तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा, आवर्तकाल बढ़ेगा। तो ये सब सारी बातें हमें क्या करना है, याद रखना है कि आवृत्ति घटने से वेग घटेगा, तरंगदैर्घ्य बढ़ेगी, आवर्तकाल बढ़ेगा। आवृत्ति बढ़ेगी तो वेग बढ़ेगा, तरंगदैर्घ्य घटेगी, आवर्तकाल घटेगा। इसके बाद किस तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, तो अवश्रव्य तरंग, अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति जो होती है 20 हर्ट्ज से कम होती है। अवश्रव्य तरंगों को केवल कुत्ते बिल्ली और सूक्ष्म जीव ही सुन सकते हैं, मनुष्य इन तरंगों को नहीं सुन सकता है। फिर कह रहा है कि किस तरंग की आवृत्ति 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है, तो श्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। इन तरंगों को मनुष्य तथा सभी जीव सुन सकते हैं। इसके बाद किस तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से अधिक होती है, तो पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति जो होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। इसको भी मनुष्य नहीं सुन सकता है। कुत्ते बिल्ली चमगादड़ डॉल्फिन इस सब तरंगों को सुन सकते हैं। चमगादड़ और डॉल्फिन इन तरंगों को उत्पन्न भी करते हैं, जिसकी वजह से उनको रात में चलने में अपने मार्ग में आने वाली चीजों का पता लग जाता है। इसके बाद कह रहा भूकंपी तरंगे कैसी तरंगे हैं, बताइए। अवश्रव्य तरंगे हैं, अवश्रव्य तरंग। पराश्रव्य तरंगों को किसने उत्पन्न किया था, गाल्टन ने पराश्रव्य तरंगों को उत्पन्न किया था। सोनार में किस तरंग का प्रयोग होता है, तो पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग सोनार में किया जाता है। पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग धातु की टंकी की सफाई में किया जाता है। पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग चिमनियों की सफाई में किया जाता है। पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग महंगे वस्तुओं की सफाई में किया जाता है। पराश्रव्य तरंग का प्रयोग धातु की चादर में आपको क्रैक का पता लगाने के लिए किया जाता है। पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग सोनार में किया जाता है। पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग लिथोस्कोप विधि द्वारा किडनी स्टोन के इलाज में किया जाता है। किडनी स्टोन के इलाज को लिथोस्कोप कहते हैं। क्या लिथोस्कोप कहते हैं। और लिथोस्कोप में पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। और करा चमगादड़ तथा डॉल्फिन कौन सी तरंग उत्पन्न करते हैं, पराश्रव्य तरंग। तो ये सारी बातें हम लोगों ने पहले थ्योरी में पढ़ा है, अब इसको लीनियर पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसको ध्यान देने की जरूरत है प्यारे साथियों कि ये जो है टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। एग्जाम की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण है कि पूछिए मत। इसमें से आपको क्वेश्चन फर्स्ट ही करना है, रोकिएगा केवल। चलिए आगे देखते हैं कि ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है। ध्वनि की चाल प्रत्यास्थता, किस पर, प्रत्यास्थता और घनत्व पर निर्भर करती है। प्रत्यास्था और घनत्व पर निर्भर। प्रत्यास्था बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ेगी, ध्वनि की चाल बढ़ेगी। और प्रत्यास्था अगर घटेगी तो ध्वनि की चाल घटेगी। घनत्व बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ेगी। प्यारे साथियों, ध्वनि की चाल प्रत्यास्था और घनत्व पर निर्भर करती है। अगर प्रत्यास्था और घनत्व दोनों बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल बढ़ेगी, प्रत्यास्था और घनत्व घटेगा तो ध्वनि की चाल घटेगी। इसके बाद ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ताप बढ़ेगा तो भी ध्वनि की चाल बढ़ेगी। मैंने बताया था पढ़ाते समय कि 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ेगा तो 0.61 मीटर प्रति सेकंड ध्वनि की चाल क्या होगी, बढ़ जाएगी। पर आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि की चाल क्या होगा, आर्द्रता भी बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ेगी, यानी कि बढ़ती है। आर्द्रता अगर बढ़ेगी तो ध्वनि की चाल बढ़ेगी। यानी इसीलिए कहते हैं बारिश के दिनों में देखिए माध्यम में आर्द्रता बढ़ जाती है, इसलिए आवाज जो है दूर तक पहुंच जाती है। या तालाब के किनारे उस पार खड़े व्यक्ति की आवाज हम तक आसानी से आ जाती है। इसका कारण क्या है, आर्द्रता का बढ़ना। दाब बढ़ने या घटने से ध्वनि की चाल अप्रभावित रहती है, अप्रभावित। दाब बढ़ने से ध्वनि की चाल क्या रहती है, अप्रभावित रहती है। ध्वनि को दूरस्थ स्थानों तक ले जाने के लिए वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो ध्वनि को दूरस्थ स्थानों तक ले जाने वाले यंत्र को कहते हैं मेगाफोन। क्या कहते हैं, मेगाफोन कहते हैं। कारण मेगाफोन क्या करता है भाई, उसी क्वेश्चन का तो आंसर है कि ध्वनि को क्या करता है, दूरस्थ स्थानों तक लेकर चला जाता है। कारण ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है किसमें, ठोसों में, ठोसों में, ठोसों में, ठोसों में। कारण निम्न में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, कांच, एल्युमिनियम। देखिए जल में तो होगी नहीं, क्योंकि जल क्या है, लिक्विड है। CO2 क्या है, गैस है। अब 2 ठोस माध्यम बच गए, कांच और एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम में सबसे ज्यादा ध्वनि की चाल होती है। देखिए बच्चों, जब भी ऑप्शन को आपको देखना, ऑप्शन जरूर 4 के चारों ऑप्शन, 5 ऑप्शन है तो 5 ऑप्शन जरूर पढ़िए। उस ऑप्शन में ही आपका उत्तर क्या रहता है, छिपा रहता है। उस ऑप्शन में ही उत्तर छिपा रहता है। ऑप्शन अगर ध्यान से देखेंगे
तो आपको उत्तर मिलना ही मिलना है। इसके बाद है कि ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या है? डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक होता है डेसिबल। डेसिबल में ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है डेसिबल में। करा हाइड्रोफोन यंत्र का उपयोग है पानी के अंदर ध्वनि की रिकॉर्डिंग। पानी के भीतर ध्वनि की रिकॉर्डिंग, पानी के भीतर ध्वनि की रिकॉर्डिंग यानी पानी के भीतर ध्वनि की रिकॉर्डिंग करना हो तो हाइड्रोफोन नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कह रहा है 1 मैक में कितना मीटर पर सेकंड होता है? तो कल बताया था मैंने कि 340 मीटर पर सेकंड होता है। मैक क्या होता है? मैक क्या बताता है कि ध्वनि जो है किसी वस्तु की चाल कितनी अधिक है ध्वनि से कितनी कम है। और मैक का फार्मूला था, मैक बराबर था ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v ऑब्जेक्ट अपान v साउंड, ध्वनि की चाल। इसको ध्यान में रहे, ये सब चीजें ध्यान में रहनी चाहिए प्यारे साथियों। जो थ्योरी क्लास है उस थ्योरी क्लास में चला था। कह रहा था कि ध्वनि की तीव्रता और आयाम के बीच सही संबंध को दर्शाता है। देखिए प्यारे साथियों, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a स्क्वायर होता है और I जो है घनत्व के भी समानुपाती होता है, डेंसिटी के घनत्व के भी समानुपाती होता है, या ध्यान रहे। तो पहली बात आयाम के बीच I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या I समानुपाती a स्क्वायर होता है और I घनत्व के समानुपाती भी होता है। ध्वनि के तारत्व और आवृत्ति को दर्शाता है। तारत्व यानी कि पिच जो होता है आवृत्ति के समानुपाती होता है प्यारे साथियों। शेर की दहाड़ और मच्छर की भीड़ में किसका तारत्व अधिक होता है? तो मच्छर का तारत्व अधिक होता है। मच्छर का तारत्व अधिक होता है शेर की दहाड़ से। इसके बाद है स्त्रियों की आवाज का तारत्व पुरुषों से होता है, अधिक होता है। स्त्रियों की आवाज का तारत्व अधिक होता है, इसलिए इनकी आवाज पतली होती है। उसका कारण स्त्रियों की पतली आवाज का कारण है तारत्व अधिक होना, तारत्व का अधिक होना। इसके बाद ध्वनि की आवृत्ति माध्यम बदलने पर नियत रहती है, नहीं बदलती है। या झटके से मत कर दीजिए कि बदल जाएगी, नियत रहती है। यह जो है ध्वनि की जो आवृत्ति है प्यारे साथियों, यह नहीं बदलती है, माध्यम बदल जाए चाहे ऊपर पड़े। ठीक है ना? हाँ। इसके बाद कुआं, नदी, तालाब, पहाड़ आदि से ध्वनि का वापस आना दर्शाता है क्या? ध्वनि के परावर्तन को दर्शाता है। मैंने बताया था कि ध्वनि में परावर्तन भी होता है, अपवर्तन भी होता है, विवर्तन भी होता है, व्यतिकरण भी होता है, ठीक है, अनुरणन भी होता है। सारी बातें मैंने बताया था। परावर्तन का मुख्य प्रभाव है, तो परावर्तन का मुख्य प्रभाव जो आपको है वो प्रतिध्वनि के रूप में देखने को मिलता है। परावर्तन का मुख्य प्रभाव हमें प्रतिध्वनि के रूप में देखने को मिलता है। इसके बाद प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और श्रोता माध्यम के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए? तो 17 मीटर। कितना? 17 मीटर या 16.6 मीटर। ठीक है, 16.6 मीटर या 17 मीटर, यह याद रहे। फिर कह रहा है प्रतिध्वनि का अनुप्रयोग हो सकता है। तो मैंने बताया था थ्योरी क्लास में कि ध्वनि का अनुप्रयोग कहां कहां कर सकते हैं? दूरी नापने में, गहराई नापने में, ठीक है, इन सब चीजों का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद है चंद्रमा पर ध्वनि न सुनाई देने का कारण क्या है? वातावरण न होना। चंद्रमा पर वातावरण नहीं है, यानी वहां पर कोई माध्यम जब नहीं होगा तो ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलेगी नहीं। बगल में विस्फोट हो जाएगा, हम मरमुरा जाएंगे, लेकिन हमें पता नहीं चलेगा। ठीक है। अनुरणन का संबंध है ध्वनि के गूंजने से है। ध्वनि के गूंजने से अनुरणन का संबंध है, यानी किसी हाल में ध्वनि कोई श्रोता बोल रहा है, कोई स्रोत बोल रहा है और स्रोत के बोलने के बाद भी आवाज बार बार आ रही है, गूंज रही है, तो इसको कहते हैं ध्वनि का अनुरणन। हाल में स्पष्ट ध्वनि सुनने के लिए अनुरणन काल होना चाहिए। देखिए अनुरणन काल प्यारे साथियों 0.8 सेकंड से कम होना चाहिए। यानी किसी स्रोत से अगर ध्वनि निकल रही है तो अनुरणन काल अगर 0.8 सेकंड से कम होगा तब वह क्या होगी? ध्वनि स्पष्ट सुनाई देगी। यदि अनुरणन काल शून्य कर दिया जाए तो ध्वनि नहीं गूंजेगी। अगर अनुरणन काल शून्य हो जाए तो ध्वनि नहीं गूंजेगी। T बराबर 0.165 V अपान समेशन AS किसका व्यंजक है? अनुरणन काल का। अभी तो इसको बताया था हमने, अनुरणन
काल का, अनुरणन काल का यह व्यंजक है। कह रहा रात्रि में ठंडी में ध्वनि का सुदूर तक जाना अपवर्तन का उदाहरण है प्यारे साथियों। ध्वनि के अपवर्तन के कारण ही ठंडी में, ठंडी के मौसम में या रात में ध्वनि जो है दूर तक चली जाती है। कह रहा है ध्वनि का अपने मार्ग से हटना क्या कहलाता है? विवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? विवर्तन। ध्वनि अपने मार्ग से अगर हट जाएगी तो ही वह आगे बढ़ पाएगी। मान लीजिए कोई माध्यम आपके सामने, उससे जाके ध्वनि टकरा गई और टकरा के वहीं रुक जाती तो आगे नहीं बढ़ पाती, और नहीं बढ़ पाती तो अगले आदमी को सुनाई नहीं देता। तो ध्वनि का विवर्तन क्या है? ध्वनि का अपने मार्ग से हट जाना। अपने मार्ग से हट के आगे बढ़ जाएगी तो आगे वाले व्यक्ति को सुनाई देगी। कह रहा ध्वनि का अपने मार्ग से हटना विवर्तन कहलाता है। ध्वनि ऊर्जा के पुनर्वितरण का कारण है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा के पुनर्वितरण का कारण है। आपका प्यारे साथियों, ध्वनि ऊर्जा के पुनर्वितरण का कारण होता है इसमें आपका व्यतिकरण, इंटरफेरेंस। अनुनाद और व्यतिकरण में डाउट होता है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। ध्वनि ऊर्जा के पुनर्वितरण का कारण क्या होता है? व्यतिकरण होता है। व्यतिकरण। करा रेडियो में खिरखिराहट का कारण क्या है? रेडियो में खिरखिराहट का मुख्य कारण रेडियो में खिरखिराहट का मुख्य कारण क्या है? रिजोनेंस। रिजोनेंस ही है ध्वनि में मुख्य कारण। ध्वनि में, हाँ ठीक है। व्यतिकरण के कारण ही, सॉरी व्यतिकरण को तो इंटरफेरेंस कहते हैं ना। हाँ इंटरफेरेंस के कारण, इंटरफेरेंस यानी व्यतिकरण के कारण रेडियो में क्या होती है? खिरखिराहट होती है। व्यतिकरण के कारण रेडियो में खिरखिराहट होती है। प्यारे साथियों ध्यान रहे, रिजोनेंस मैं बोल दिया था जो कि दिमाग से उतर गया था, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। व्यतिकरण यानी रिजोनेंस के कारण ही रेडियो में खिरखिराहट होती है, आवाज स्पष्ट हम रेडियो की नहीं सुन पाते हैं। ठीक है। तरह की विभिन्न वाद्य यंत्रों का बजना उदाहरण है। विभिन्न वाद्य यंत्रों का बजना क्या है? उदाहरण है। तो फोर्स वाइब्रेशन, बलात् कंपन का उदाहरण, बलपूर्वक उत्पन्न किए गए कंपन। मैंने कल बताया था फ्री एंड फोर्स वाइब्रेशन में तो वाद्य यंत्रों का बजना किसका उदाहरण है? फोर्स वाइब्रेशन का उदाहरण है।
देखिए दोस्तों, बीच में जो थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था जिसकी वजह से आवाज नहीं आ रही थी। करा जहाजों को संकेत भेजना उदाहरण है, और यह व्यतिकरण, व्यतिकरण का व्यतिकरण जहाजों में यानी समुद्र में बड़े बड़े ऊर्जा गृह बनाकर जो जहाजों को संकेत भेजा जाता है, किसका उदाहरण है? व्यतिकरण का उदाहरण है। करा दो लाउड स्पीकरों के कारण ध्वनि का स्पष्ट न सुनाई देना, व्यतिकरण। अगर दो लाउड स्पीकर एक साथ बज जाएं तो ध्वनि हमें स्पष्ट नहीं हो पाती है, तो इसको कहते हैं व्यतिकरण। करा पुल पर कदम ताल मिलाकर न चलने देना, यह बेटा प्यारे साथियों, बच्चों, मेरे भाइयों, यह है अनुनाद, नाद का उदाहरण है। रिजोनेंस को कम करना। करा क्या होगा? पुल पर जब कदम ताल मिलाकर चलाएंगे तो अनुनाद बढ़ जाएगा, अनुनाद जब बढ़ जाएगा तो क्या होगा? पुल की स्वाभाविक आवृत्ति बढ़ जाएगी, पुल की स्वाभाविक आवृत्ति जब बढ़ जाएगी तो पुल के टूटने का खतरा बढ़ जाएगा। फिर कह रहा है कमरे में वाद्य यंत्रों के बजने से खिड़कियों से खड़खड़ाना उदाहरण है, किसका उदाहरण है? अनुनाद का उदाहरण है। खिड़कियों का अगर कमरे में बंद कमरा है, उसमें आप म्यूजिक के जो यंत्र हैं उसको बजाएंगे, वाद्य यंत्र को बजाएंगे तो क्या होगा? खिड़की दरवाजे जो लगेगा खड़खड़ाने, ठीक है, तो उसका अनुनाद का उदाहरण है, अभी अनुनाद का उदाहरण है, अनुनाद। कह रहा है ध्वनि का वेग बटा स्रोत के सापेक्ष ध्वनि का वेग वास्तविक आवृत्ति या आभासी आवृत्ति। किसी वस्तु की आभासी आवृत्ति का यह फार्मूला है बच्चों, आभासी आवृत्ति बराबर होता है ध्वनि का वेग बटे स्रोत के सापेक्ष ध्वनि का वेग इंटू वास्तविक आवृत्ति। कह रहा व्यंजक माइनस भी डी अपॉन डी टी किसको दर्शाता है? अवशोषण ऊर्जा क्षय की दर, ऊर्जा क्षय की दर को दर्शाता है, और यह जो है ऊर्जा अवशोषण की दर को दर्शाता है, ऊर्जा अवशोषण की दर को दर्शाता है। ऐसे भी पूछ सकता है ऊर्जा अवशोषण की दर को दर्शाने वाला व्यंजक है तो V/4 समेशन ए, और कह देगा ऊर्जा क्षय को दर्शाने वाला तो माइनस भी डी/dt। इस तरह से उम्मीद करता हूं कि सारे टॉपिक आपने जो देखा खत्म हो गया है। ध्वनि का आपने लेक्चर भी देख लिया और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन देख लिया। इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि किस तरह से ध्वनि हमारी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद, नमस्कार।